फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बेरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, यानी कि द फ्लैश को। वो अपने ऑफिस के लिए तैयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुककर सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके हेड की कॉल आती है जो बताती है कि एक बिल्डिंग से कुछ चोरों ने पॉइजन जहरीली गैस को चुरा लिया है। तुम्हें जल्दी वहाँ पर पहुंचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। अब बेरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौतम सिटी पहुंच गया था, जिसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी जो उसे सेकंड्स में दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करती थी। अब खैर फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर ये आकर देखता है कि हर तरफ बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। इसीलिए अब ये अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। उधर फ्लैश देखता है जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी बैटरी भी लो हो जाती है। तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया था और एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकाल कर खाता है, कुछ फ्रिज से खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। अब वो सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। सभी की उसने एक लाइन बना दी थी और फिर बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक को टक्कर मार के उन चोरों की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब इन्हीं के साथ लड़ाई करते हुए वो उस गाड़ी समेत उस चोर के साथ पुल से नीचे गिर जाता है जिसके पास पॉइजन जहरीली गैस थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। तभी यहाँ पर आती है वंडर वुमन, जिसने अपनी रस्सी फेंककर बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था। उधर फ्लैश ने भी सबकी जान को बचा लिया था और फिर जिसके बाद उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद बेरी यानी कि फ्लैश दोबारा उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर ऑफिस आ गया था, जहाँ पर उसको बॉस से अब बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था। मगर खैर वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी दोस्त से जो कि एक वकील थी। वो फ्लैश यानी कि बेरी से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ हैं। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। कल वो अदालत में पेश होंगी और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर बेरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब रात को बेरी दोबारा से अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई तो वो टोमेटो केचप भूल आई थी और फिर जिसे लेने वो बेरी के डैड को भेजती है क्योंकि टोमेटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बेरी के डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट चले गए और बेरी खुद अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर के बाद बेरी को अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उनके घर में चोर आ गए थे जो बेरी की मॉम को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर साथ ही वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि बेरी की मॉम को बेरी के डैड ने मारा है क्योंकि उस वक्त उसकी मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और यही वजह थी। पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी कि मौजूदा दौर में आती है। बेरी यानी कि जो अब द फ्लैश के रूप में था वो सोचता है अगर उसकी मॉम मरती ही ना तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास ना होते। ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज भागता है। भागते हुए उसके पाँव से बिजली निकल रही थी। अब वो भागते भागते उसने टाइम ट्रेवल कर लिया था। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी माजी में हुए सभी हादसे याद आने लगते हैं। जिसे चाहता तो वो बदल भी सकता था मगर खैर वो दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और आकर अब वो सीधा बैटमैन के पास जाता है। उससे कहता है अगर पास्ट में मेरी मॉम मरी ही ना होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती। क्यों ना मैं इन सब चीजों को पास्ट में जाकर दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूं, मैं बदल दूं इन चीजों को। बैटमैन कहता है फ्लैश ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर ना होते। अगर तुम्हारी मॉम की मौत ना हुई होती तो तुम द फ्लैश ना बनते और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैड ना मरते तो मैं कभी बैटमैन ना बनता। इसीलिए जो हो गया उसे भुला दो। ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। मगर फ्लैश फिर भी बैटमैन की बातों पर यकीन नहीं करता। वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करके
बहुत जोर जोर से भागता अपने पास्ट माजी में पहुंच गया था जब उसकी मॉम मार्केट में रेसिपी का सामान लेने आई थी। अब वहाँ पर जाकर वो करता ये है, उसने अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रख दिया था ताकि जब वो घर जाए तो उनके पास टोमेटो केचप हो और उसकी मॉम उसके डैड को फिर घर से बाहर केचप लेने ना भेजे और इस तरह उनका घर अकेला भी नहीं होगा, उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, उसके डैड को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपनी स्पीड से भागता हुआ अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है और फिर जिसके बाद फ्लैश अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर तभी वो खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं। प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे, जबकि इस टाइम के बैरी को जो 18 साल का है उसे बैरी 2 कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर बैरी 1 बैरी 2 को साइड पर ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि आज वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर्स ताकतें मिली थी। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी 1 बैरी 2 को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वो दरअसल एक लैब था। यहाँ पर बैरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बैरी 1 उसको एक कुर्सी पर बिठाता है और तभी खिड़की से जोरदार कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली बैरी 1 के अंदर से गुजरते हुए बैरी 2 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि बैरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी, मगर बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, जिस वजह से अब वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसी टाइमलाइन यानी कि पास्ट वाले बैरी 2 को देखते हैं जो अपनी पावर्स अपनी ताकतें हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसने अभी सही तरह से द फ्लैश की पावर्स को जाना ही नहीं था कि उसके भागने से कितनी तबाही हो सकती है। वहाँ पर रोड्स पर बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा, जिसके बाद वहाँ पर दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें जनरल जॉर्ड बता रहा था कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है, अगर तुमने उसे मुझे वापस न दिया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की बातें सुनकर बैरी समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो सोचता है अगर सभी सुपर हीरोज को इसी दुनिया यानी कि माजी की दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे जो सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को अच्छे तरीके से याद था, उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बैरी भी अपने द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर ताकतें मिली थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बैरी 1 यानी कि प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चला था कि इस दुनिया में तो सुपर हीरोज का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। वंडर वुमैन को तो इस दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था, जहाँ पर जाकर बैरी 1 एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक पॉट में जमीन पर आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठाकर ले गई और मुझे लगता है इस दुनिया का वो ही सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड जमीन पर आ गया है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ड को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके बेड स्पेस में बैठकर उस फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। उधर पहुंचने के बाद अब ये वहां पर सबको एक एक करके मार रहे थे। बैरी 1 ने अपने द फ्लैश का सूट बैरी 2 को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त पावर्स इस दुनिया की बैरी 2 के पास थी। वहाँ पर सभी सोल्जर्स फ्लैश को मारने वाले थे। उसके सामने बैरी 1 आ जाता है, मगर इस दुनिया के फ्लैश यानी कि बैरी 2 ने प्रेजेंट के बैरी को बचा लिया था। बैरी की हालत यहाँ
पर बहुत खराब थी, उसे उल्टी आने लगती हैं। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है बैटमैन। उसने एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार दिया था। फिर अब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को रखा हुआ था। जब ये अंदर जाकर देखते हैं तो उधर कोई सुपरमैन नहीं था बल्कि एक लड़की थी। ये तीनों से देखकर बहुत हैरान थे। तभी वहाँ पर लाल रंग की रोशनी जलती है और सायरन बजने लगे थे। अब जल्दी से बैरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट भी ले लेता है। इसका मतलब वो सुपर गर्ल थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बैरी ने अपने पास्ट माजी में जाकर अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रखा तो इसकी उस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइम लाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई जो अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अब ये तीनों अपने साथ उस सुपर गर्ल को लेकर किसी तरह उस फैसिलिटी से बाहर आ गए थे जहाँ पर इनको चारों तरफ से वहाँ के सोल्जर्स घेर लेते हैं। मगर बाहर आते ही सुपर गर्ल सूरज की रोशनी की वजह से ठीक होने लगती है। उसकी पावर्स भी वापस आ गई थी। उसको अब इतना गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था। वो वहाँ पर एक एक सोल्जर को मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर्स का खात्मा कर दिया था। जिसके बाद दोनों बैरिस और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे। वो इसको इसका सूट पहनने को देते हैं। जिसके बाद इसको काफी देर धूप में खड़ा रखते हैं जिससे उसकी सारी पावर्स ताकतें वापस आ गई थी। मगर जैसे ही उसकी पावर्स आती हैं वो कहीं पर चली गई थी। उसके जाने के बाद बैरी 1 समझ गया था कि अब उसे ही बैरी 2 और बैटमैन के साथ मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपने ऊपर फिर से बिजली गिराए तो उसकी पावर्स वापस आ सकती हैं। अब वो बैटमैन की मशीन्स का इस्तेमाल करता है जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर्स तो वापस नहीं आती मगर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उधर दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि ज़ॉर्ड की आर्मी ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर दिया है। वो खुद भी जमीन पर आ चुका है, इसीलिए वो इन सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। अब जब वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है उधर बैरी जख्मी हालत में है। उसे जब पता चलता है कि बैरी की पावर्स एक जोरदार बिजली का झटका लगने से वापस आ जाएंगी तो अब सुपर गर्ल उसे बेहोशी की हालत में उठाकर उड़ती हुई आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है जहाँ पर उसे जोरदार झटका लगता है और उसकी सारी पावर्स अब वापस आ गई थी। बैरी 2 भी उसे द फ्लैश का सूट वापस कर देता है। फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सूट बना लिया था। अब ये सभी मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये सब अब शहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं जिसमें सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के सभी स्पेसशिप्स को अपनी पावर से तबाह कर रही थी जबकि दोनों द फ्लैश मिलकर बैटमैन के साथ ज़ॉर्ड की आर्मी को मार रहे थे। अब सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर लाइट रोशनी निकालती है मगर ज़ॉर्ड उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था जिसके बाद दोनों बैरीज यानी कि दोनों फ्लैश मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो दोनों पास्ट में जाएंगे जहाँ पर ये सुपर गर्ल और बैटमैन को दोबारा से जिंदा कर सके। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये दोनों पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन के मरने वाले टाइमलाइन को बदल देते हैं मगर फिर भी बाद में किसी न किसी तरह बैटमैन और सुपर गर्ल दोबारा से मर गए थे। बैरी 1 द फ्लैश इस बात को समझ गया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते यानी कि हमारी किस्मत और उनकी भी हम कुछ भी नहीं बचा सकते। मगर बैरी 2 ये नहीं समझता। वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर प्रेजेंट में आकर वो बार बार मर रहे थे। बैरी 1 बैरी 2 को रोकता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो दोनों देखते हैं कि सभी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी 2 ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनियाओं के सुपरमैन भी आने लगते हैं। यहीं पर वो अजीब आदमी भी आ गया था जिसने कहानी के शुरू में बैरी 1 को जोर से मुक्का मारा था जिस वजह से वो अपनी इस पास्ट की दुनिया में फंसा था। दरअसल ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का फ्यूचर था जो कि हजारों सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता आ रहा था मगर फिर भी ना बचा सका। बैरी 1 उसे भी मना करता है कि ऐसा मत करो, हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन फ्यूचर 2 के बैरी का दिमाग अब खराब हो गया था। वो बैरी 1 पर अपने हथियार से हमला करता है लेकिन तभी उसके सामने इस दुनिया का बैरी 2 आ जाता है जिसको वो हथियार लग गया था और वो वहीं पर मर जाता है। अब क्योंकि
बैरी 2 ही नहीं बचा था, तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद अब एक ही बैरी बच गया था, यानी कि बैरी 1 द फ्लैश। वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्पीड से भागकर उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है जब उसने टोमेटो केचप को अपनी मॉम की बास्केट में रखा था। इस बार ये उसे उठाकर दोबारा से शेल्फ पर रख देता है, मगर यहाँ पर उसने नया आइडिया इस्तेमाल किया था। वो उस टोमेटो केचप को उसकी असल जगह पर नहीं रखता बल्कि उसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। जिसके बाद वो अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ जाता है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब अगले दिन उसके डैड की कोर्ट में पेशी थी जहाँ पर वकील को एक वीडियो मिलती है। ये उस वक्त की थी जब बैरी की मॉम की मौत हुई और उसके डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट में आए हुए थे। अब जब वो टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ से उठाने लगते हैं तो उनका चेहरा भी वीडियो में आ गया था, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उस वक्त बैरी के डैड घर पर नहीं थे। उन्होंने बैरी की मॉम को नहीं मारा था और इस वजह से बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी नहीं किया था, उसने टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बैरी जब उससे मिलने जाता है तो वो कोई और आदमी था। बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है? वो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं आया था, क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असल जगह पर नहीं रखा था और इसी वजह से उसकी किस्मत दोबारा बदल गई। वो दोबारा किसी और टाइम में आ गया। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैरी यानी कि द फ्लैश इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ तब तक हुआ क्या था और कैसे वो इस दुनिया में फंसा। अब बैरी द फ्लैश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से? तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखते हैं जो घने जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी। उसे बहुत सांस चढ़े हुए थी, हाँप रही थी। वो एक पेड़ के आगे आने से वो जैसे ही कूदी उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। इसीलिए वो वहीं बैठ गई। बड़ी हिम्मत करके कांच का टुकड़ा उसने निकाल लिया, लेकिन फेंका नहीं, अपने पास ही रख लेती है। एक कपड़े से जख्म को लपेट कर दोबारा से भागने लगी। तभी सामने से एक गाड़ी गुजरती हुई उसे नजर आई। लड़की हेल्प मी मेरी मदद करो चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक ट्रैप जाल में फंस गया जो उसे घसीट कर काफी पीछे ले गया, जिससे वो उल्टी होकर पेड़ के साथ लटक गई। वो बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन किसी तरह खुद को काबू करके उसने कांच के टुकड़े से पेड़ पर लिखा एमा अलाइव, मतलब एमा जिंदा है, जिससे हम समझ पाए कि इस लड़की का नाम एमा है जो इस नोट के जरिए बताना चाह रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ। जिसके बाद ही वो गायब हो गई। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़की का नाम ड्राइवर था, जिसके साथ उसकी दोस्त थी, पर वो खुश नहीं थी, काफी उदास बैठी थी, जैसे वो ड्राइवर के साथ खुश नहीं है। असल में ड्राइवर ने ऐसी बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिस वजह से इन्हें वो टाउन छोड़ के जाना पड़ रहा था, जो चीज वो नहीं चाहती थी। लेकिन ड्राइवर मीठी मीठी बातें करके बहुत आसानी से उसका मूड ठीक कर ही लेता है। अब दोनों थके हुए थे, इसलिए होटल में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन होटल के मालिक को ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी वो इन्हें कमरा दे ही देता है और ये दोनों फौरन अंदर चले गए। ड्राइवर की दोस्त जब नहाकर आई तो दोनों खबरों में देखते हैं कि पुलिस काफी अरसे से एमा की तलाश कर रही थी, इसलिए आखिरकार वो उस निशान तक पहुंच ही गए जो एमा ने बनाया था, एमा लाइव। ये निशान पिछले 6 महीने से यहाँ बना हुआ था, जो अब एमा के केस में उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ा सुराग था। अब इतना बड़ा सुराग हाथ लगते ही पुलिस ने छानबीन जोरों पर शुरू कर दी। साथ ही एमा की फैमिली ने ये ऐलान भी कर दिया कि जो कोई भी एमा को ढूंढ कर लाएगा उसे $2 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि वो कैसे भी करके उसे ढूंढना चाहती थी। ये खबर देखकर ड्राइवर और उसकी दोस्त काफी हैरान हुए, क्योंकि वो एमा की इस महारत से मुतासिर हो रही थी कि उसने कैसे अपनी ही मदद की। हालांकि मौत की वो बहुत करीब थी, उसकी जगह कोई भी होता इतना दिमाग ना चला पाता। ऐसा करने से अब उसकी मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ गए, लेकिन अगर वो जिंदा हुई तो। अब इस चीज को नजरअंदाज करके दोनों गले मिली। ड्राइवर अपनी दोस्त के पेट पर जख्म का निशान देकर उससे माफी मांगता है, कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब एक लुटेरा अपने कुछ लोगों के साथ एक घर की चोरी कर रहा था, जिसमें उसका भाई, दोस्त और 2 वर्कर्स थे जो पूरी चोरी करने में उसकी मदद किया करती थी। अभी वो घर को लूट ही रही थी कि तभी यहाँ इस घर की फैमिली आ गई। फैमिली का हेड उन्हें देखते ही घबरा गया। उसने फौरन फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए। हालांकि लुटेरा उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पहले ही उसके वर्कर ने बगैर सोचे समझे फैमिली पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे गाड़ी के सारे शीशे टूटने लगे, जिनमें से गोलियां निकल कर सभी फैमिली मेंबर्स को लगती गई। पूरी गाड़ी में खून फैल गया। फैमिली के हेड का तो सर ही फट गया और इस तरह से एक ही झटके में सारी फैमिली मारी गई। ये देखकर लुटेरे को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो अपने वर्कर पर हमला करके उससे भिड़ गया। नीचे लिटाकर बहुत सारे मुक्के मारता है, कहने लगा ये क्या था, बहुत गलत किया तुमने, मैंने कहा था ऐसा करने के लिए, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, अच्छी वाली चोरी को तुमने खून बना
दिया, जिस बात से घबरा कर उसका दूसरा वर्कर रोने लगा। अब किसी मुसीबत को ये गले से लगाना नहीं चाहते थे, इसलिए गुंडा अपने साथियों को लेकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन उसका वो वर्कर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अभी भी पैसों और सामान की ही पड़ी हुई थी। उधर ड्राइवर की दोस्त जब उदास और परेशान होकर लेटी थी तब उसका मूड ठीक करने के लिए ड्राइवर उसे कहता है चलो खाना खाने चलते हैं, जिस पर गुस्से में उसकी दोस्त कहने लगी मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, अपने दोस्त को ही ले जाओ ना। दरअसल उसे लग रहा था कि ड्राइवर किसी और लड़की को पसंद करता है, मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ वो बस मजबूरी में है। खैर फिर भी उसका मूड ठीक करने के लिए वो होटल की मालिक से पूछकर उसे अच्छे से होटल में ले गया खाना खिलाने के लिए, जो होटल गैस स्टेशन के पास था। उन्हें वहाँ गए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी वो लुटेरा और उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि लुटेरे की बेटी यही जॉब करती थी। पर उन सबको नजरअंदाज करके ड्राइवर और उसकी दोस्त खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर लुटेरे के वर्कर को उन्हें ही लूटने का आइडिया आया तो वो उनके पास बैठकर बड़े आराम से उनके सारे प्लान्स जान लेता है, साथ में ये भी कि उनके लिए कीमती क्या है और उनका सामान किधर है। तब ड्राइवर का बस यही कहना था कि मेरे लिए कीमती बस मेरी ये दोस्त है। अब लुटेरे का वर्कर हद से ज्यादा ही बढ़ रहा था, जिस वजह से ड्राइवर को उस पर गुस्सा आने लगा। वो उसे लड़ने ही वाला था कि तभी उसकी दोस्त ने रोक दिया, जबकि वर्कर के सभी साथी उसे वहाँ से ले गए। खाना खाकर ये भी अपनी गाड़ी के जरिए जाने लगी। इन्हें रात हो गई, सड़क सुनसान थी कि तभी अचानक कोई बाइकर इनकी गाड़ी के बहुत पास आ गया। उसने कांच फोड़ दिया जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी से इनका ट्रक अलग होकर पलट गया। फिर गाड़ी भी घूमते हुए एक पेड़ से जाकर टकराई जिससे इनका एक्सीडेंट हो गया। फिर जब बाइकर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो हम जान पाए कि ये और कोई नहीं बल्कि लुटेरे का वर्कर है जो इन दोनों को चेक करता है। तो पता चला कि दोनों बेहोश हो गए हैं। अगले सीन में जब दोनों को होश आई तो वो खुद को एक दूसरे के सामने बंधा हुआ पाते हैं, जबकि लुटेरे का वर्कर उनका ट्रक लेकर चला गया। इस बात से लुटेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अभी ये चीज मामूली चोरी से डकैती बन गई थी, जो काम जाहिर है बहुत रिस्की था। इसमें इन लोगों के साथ साथ इनकी फैमिली को भी खतरा था, जो लुटेरा नहीं चाहता था। ये सारी बातें वो अपने वर्कर से कह रहा था, जिस पर वर्कर जवाब देता है कि बस बहुत हुआ, मैं छोटी मोटी चोरियों से पक चुका हूँ, अब मैंने बड़ा हाथ मारना है, बेशक ये डकैती है या जो भी है, क्योंकि आज जो नुकसान हुआ है उसका मुझे बहुत पछतावा है। वो फैमिली मारी गई थी, उनके घर को हम लूट सकते थे और तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन देखना ये नुकसान तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। वर्कर ने जब उनकी गाड़ी चेक की तो उसमें कुछ फाइल्स ही मिली, लेकिन जब उसकी नजर दो सुराखों पर पड़ी तो वहाँ किसी की दो आंखें थी जो उसे ही देख रही थी, जिन्हें देख वर्कर खुद भी काफी डर गया, लेकिन उसे समझ लग गई कि गाड़ी में कोई कैद है। जब उसने चेक किया तो वहाँ एमा थी, जिसके हाथ पाँव मुंह बांधकर वहाँ रखा हुआ था, जिससे हम समझ गए कि एमा को गायब और किसी ने नहीं बल्कि ड्राइवर ने किया था, क्योंकि ये गाड़ी उसी की थी। दोनों को जब बांधा हुआ था तो लुटेरे का भाई ड्राइवर की दोस्त की गर्दन पर चाकू रख के डराने लगा। ऐसा करके वो ड्राइवर को गुस्सा दिला रहा था, उसे उकसा रहा था। फिर तंग आकर ड्राइवर की दोस्त ने बहुत मुश्किल फैसला लिया। वो ड्राइवर को कहती है इस जन्म में ना सही अगले जन्म में हम मिलेंगे, जो कहकर वो अपनी गर्दन खुद ही चाकू पर रगड़ देती है। उसका गला कट गया जिससे उसका बहुत खून बहा, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर उसे ऐसे करने से मना कर रहा था पर वो नहीं रुकी, जिससे उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने जोरदार चीख मारी। फौरन अपनी हथकड़ी को वो खोल लेता है। लुटेरे का भाई इसे मारने ही वाला था कि तभी ड्राइवर ने उसे जोरदार 2-3 मुक्के मारकर साइड पर कर दिया। फौरन भागकर अपने दोस्त के पास आया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो अपना दम तोड़ चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ, फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच लुटेरे का भाई उठा तो ड्राइवर को धमकाने लगा कि अब तो बच्चों तुम्हारी खैर नहीं, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब आओ लड़ो मेरे साथ। ये सुनकर ड्राइवर उसके सामने चाकू फेंक देता है क्योंकि लड़ने के लिए उसके हाथ ही काफी थी। हालांकि लुटेरे का भाई उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन दोबारा ड्राइवर उसके हमले को रोक कर पहले उसे 2-4 मुक्के मारता है, फिर अपनी हथकड़ी उसके मुंह में घुसाकर जुबड़े के काफी अंदर कर देता है। उसका पूरा ही मुंह टूट गया जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर एमा गाड़ी से निकलने के बाद भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन लुटेरे के वर्कर और उसकी दोस्त ने उसे पकड़ लिया, जो उसे अंदर ले आए, जहाँ तब तक लुटेरे के बाकी साथी भी आ गए। अब जैसे इन लोगों ने एमा की मुंह से पट्टी हटाई तो मुंह खुलते ही वो पागलों की तरह सबको यहाँ से भागने का कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वो बहुत खतरनाक है, पागल है, तुम सबको मार डालेगा। वो दरअसल यहाँ ड्राइवर की बात कर रही थी। फिर जैसे उठी लुटेरे ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो वहीं गिरकर शांत हो गई। अब इन लोगों को पता नहीं था कि लुटेरे का भाई मारा गया है, तो लुटेरा कहता है कि उसे कॉल करो और फौरन जल्दी आने को कहो, जिस पर एमा कहने लगी कि भूल जाओ उसे, अब वो नहीं आएगा क्योंकि अब तक ड्राइवर ने उसे मार दिया होगा। उसकी ये बात सुनकर लुटेरा अपने वर्कर और दोस्त को भेजता है उसे लाने के लिए, लेकिन जब भी वहाँ पहुंची तो वर्कर का पाँव फिसल गया क्योंकि वहाँ लुटेरे के भाई की लाश पड़ी थी, जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। बहुत सारा खून जमीन पर फैला हुआ था। ढूंढने पर इन्हें ड्राइवर की दोस्त की लाश भी मिल गई, पर अगर कोई यहाँ नहीं था तो वो था ड्राइवर, क्योंकि अब वो यहाँ से गायब हो चुका था। लुटेरे की बेटी एमा को कपड़े देती है पहनने के लिए, और जब एमा कपड़े बदल रही थी तो हम उसके जिस्म पर जख्मों, चोटों के निशान साफ साफ देख पाते हैं, और पेट पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान था जैसे ड्राइवर की दोस्त के पेट पर था, जिससे हम समझ गए कि ड्राइवर ने इन दोनों पर ही बहुत जुल्म किया
गया और क्योंकि एमा पहले गायब हुई थी तो इसका मतलब उसकी पहले शिकार एमा थी जबकि दूसरी उसकी दोस्त। और क्योंकि पुलिस ने एमा को तलाश करना शुरू कर दिया था जिस वजह से ड्राइवर को भागना पड़ा और अब उसकी वो दोस्त भी मारी गई जो उससे तंग थी। फिर इन लोगों को खबरों के जरिए पता चल गया कि एमा को ढूंढने पर $2 मिलियन का इनाम है। अब इतने बड़े इनाम की वजह से वो एमा को अपने लिए लॉटरी समझ रही थी जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। खबरों में ये भी बताया गया कि एमा गायब कैसी हुई थी। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी कि तभी यहाँ ड्राइवर ने आकर उसके 14 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला, खून खून कर दिया हर तरफ। जिसके बाद उसने एमा को मारा नहीं, अगवा कर लिया और बस तभी से वो लापता थी। अब वो दोनों लुटेरे की भाई की लाश को वापस ले आए जिसे देखकर लुटेरे को बहुत गुस्सा आ गया। वो फैसला करते हैं कि कुछ भी हो जाए अब हम ड्राइवर को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद लुटेरे के दोनों वर्कर्स ने उसकी लाश को साइड पर रख दिया और फिर हमने देखा कि लाश को फाड़कर उसके अंदर से ड्राइवर बाहर निकलता है। यानी कि वो भागा नहीं था, इतनी देर से लाश के अंदर छुपा हुआ था, जो चीज बहुत हैरान करने वाली है। हमें अंदाजा हो गया कि वो किस कदर खतरनाक और अपने काम में माहिर है और अब इन लुटेरों के ग्रुप की खैर नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े हथियार कातिल को छेड़ दिया है। कीमत इन सबको चुकानी पड़ेगी जो ड्राइवर फैसला करेगा। लुटेरा एमा से पूछने लगा कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आएगा, पर वो कोई बात ना सुनते हुए लुटेरे पर हमला कर देती है क्योंकि उसने पहले इन्हें खतरे के बारे में आगाह किया था लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं। जिसके बाद वो लुटेरे की बेटे के सर में बाल्टी मारकर यहाँ से भाग जाती है, पर उन लोगों ने इस पर गन तान दी और वो रुक तो गई पर दोबारा भागने का फैसला करती है क्योंकि उसे मौत से अब डर नहीं लगता। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी ड्राइवर पर जाती है जो खून में नहाया हुआ था। एमा उसे देखकर रुक गई क्योंकि वो सोच रही थी कि अब ड्राइवर इन्हें मारेगा, जिस बीच में मौका पाकर यहाँ से भाग जाऊंगी क्योंकि ये चीज ज्यादा बेहतर है। ड्राइवर जो फौरन अंदर नहीं आता वो जेल में जाकर पहले नहाता है जिसम पर लगा खून साफ करने के लिए, फिर अपने ट्रक में आकर हथियार लेने लगा उनका काम तमाम करने के लिए, जिनमें एक तीरों वाली गन भी थी। जबकि वो सब लोग भी उसका सफाया करने का प्लान बना रहे थे। लुटेरा उसे मारने के लिए बहुत जोश में था लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ड्राइवर है कौन। लुटेरा जैसे बाहर आया एक तीर उसके कंधे पर आकर लग गया। उसे इतनी तकलीफ हुई कि वो वहीं जमीन पर बैठ गया लेकिन अगले ही पल तीर से बंधी हुई रस्सी उसे उड़ाकर वहां से ले जाती है। उसे बचाने के लिए वर्कर आगे आया लेकिन एक गोली उसे भी लग गई जिससे वो नीचे गिर गया। आवाजें सुनकर बाकी सब भी बाहर आए और ड्राइवर पर गोलियां चलाने लगी लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो साइड में हो गया। बस रिमोट की बटन दबाता रहा जिससे उन लोगों पर गोलियों और तीरों का हमला जारी रहा। बचने का कोई रास्ता नहीं था तो मजबूरन उन्हें वापस घर के अंदर आना पड़ता है। अब एक वर्कर की तबीयत बहुत खराब थी, वो इतना जख्मी था कि अगर उसे फौरन हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो वो मर जाएगा। जिस बात को लेकर लुटेरे की दोस्त और वर्कर के बीच आपस में बहस हो गई लेकिन तभी अचानक उनकी ट्रक में जोरदार धमाका हुआ जिससे इनका ट्रक कई टुकड़ों में फट गया, जिसका मतलब कि अब वो कहीं नहीं जाने वाली। एमा लुटेरे के वर्कर को बताती है कि ऐसा वो सिर्फ मेरे लिए ही कर रहा है, वो तुम सबको जाल में फंसा रहा है, एक एक करके सबको मार देगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बात नहीं मानता। ड्राइवर ने क्योंकि लुटेरे को पकड़ लिया था तो वो उसे एक ग्राइंडर इन्हें पीसने वाली मशीन के ऊपर लटका देता है लेकिन लुटेरा अभी तक बड़ी बड़ी बातें बना रहा था तो उसका मुंह बंद करने के लिए ड्राइवर ने उसे नीचे करके थोड़ा सा ग्राइंडर करने का सोचा जिससे उसका एक कान कट कर पिस गया। कान का पीस हटाकर वो लुटेरे को दिखाता है कि देखो अब अपना मुंह बंद रखो। लुटेरा बहुत तकलीफ में था, ड्राइवर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतना बड़ा कसूर भी नहीं है हमारा, फिर ये जुल्म क्यों। जिस पर ड्राइवर खुद ही बता देता है कि मैं एक साइको हूँ यानी पागल मेंटल, जिस वजह से मैं ये सब करता हूँ, बहुत मजा आता है। जो कहने के बाद वो पेट मोड़कर खड़ा हो गया। लुटेरे को सारा का सारा ग्राइंडर मशीन में डालकर कीमे की तरह पीस देता है जिससे उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। बहुत दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। लुटेरे की बेटी एमा से पूछती है कि ड्राइवर अगर तुम्हारी वजह से सब कर रहा है तो क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है, जिस पर एमा उसे सब बता देती है। दरअसल जब भी उसकी कैद में थी तो ड्राइवर को इससे प्यार हो गया लेकिन क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है तो एमा ने उसे नहीं अपनाया, इसलिए उसने खुद को एमा के साथ एक जगह पर कैद कर लिया। साथ ही कहा कि तुम यहाँ तब तक जिंदा रह पाओगी जब तक मैं रहूंगा क्योंकि यहाँ से तुम्हें मैं ही बाहर निकाल सकता हूँ। जो कहकर ड्राइवर ने अपना ही गला काट लिया जिससे उसका बहुत खून निकलने लगा। बचने का तरीका पहले एमा को बता दिया था। अब अगर एमा चाहती तो चाबी लेकर यहाँ से भाग सकती थी या फिर उसकी जान बचा ली थी। कुछ देर बाद ड्राइवर को होश आ गई, यानी एमा ने उसे बचा लिया था। भागी वो इसलिए नहीं थी क्योंकि ड्राइवर के पास कोई चाबी थी ही नहीं, क्योंकि दरवाजे पर कोई ताला उसने लगाया ही नहीं था। ऐसे ड्राइवर उसे दरवाजा खोलकर दिखाने लगता है, जो देख वो काफी हैरान रह गई क्योंकि इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो सिर्फ इस बात तक ही रही जो ड्राइवर ने उसे दो ऑप्शन देकर बताई। एमा के पेट पर भी बिल्कुल ड्राइवर के दोस्त वाला ही निशान था, जिसका मतलब कि उसने जब कहा कि अपने दोस्त के साथ चले जाओ खाना खाने तो वो एमा का ही जिक्र कर रही थी और शायद इसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली गला काट कर, क्योंकि ड्राइवर न इसे छोड़ने को तैयार था और न ही उसे। एमा इन्हें समझाती है कि मेरी खातिर वो वापस जरूर आएगा, इसीलिए तुम सबको टाइम से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बता ही
ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, पर सब इतने डरे हुए थे कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था दरवाजा खोलने की। इसीलिए लुटेरे की बेटी ही आगे बढ़ी। उसने जब सुराग से देखा तो वहाँ एक बैग था जो रस्सी से लटका हुआ था, इसलिए वर्कर ने दरवाजा खोल दिया। देखा कि बैग पर लुटेरे की अंगूठी लटक रही है। उसे लगा कि जरूर इसमें लुटेरा होगा, तो बैग फाड़ने के लिए उसने टांग मारी, जिसके अंदर से लुटेरे की लाश की सैकड़ों टुकड़े निकलती हैं, साथ में बहुत सारा खून भी, जो देखकर सभी काफी डर गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी, सिवाय एमा की, क्योंकि उसे ये सब देखने की आदत हो गई थी। लुटेरे की बेटी यहाँ से भागने का फैसला करती है, इसीलिए उसका दोस्त कहते हैं नीचे जीप खड़ी है, उसे चलाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जिस पर वर्कर उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन दूसरे वर्कर ने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो वैसे भी मारा ही जाऊंगा, तो क्यों न बचने के लिए रिस्क लिए ही लिया जाए। जो कहकर वो लुटेरे की बेटी को लेकर नीचे आ गया। जीप में बैठ तो गया, पर जीप स्टार्ट ही नहीं हुई। वो खराबी ठीक करने बाहर आया कि तभी यहाँ ड्राइवर भी आ गया, जो उसका सर पकड़कर उसका मुंह इंजन में दे देता है और तब तक देकर रखता है जब तक उसका सर नहीं कुचला जाता। जैसे उसका सर कुचला, सारा खून लड़की के मुंह पर आकर गिर गया। वो बहुत डर गई, चिल्लाने लगती है, समझ जाती है कि ड्राइवर आ गया। जल्दी से जीप से उतरकर भागने लगी, जबकि हथियार लेकर उसके पीछे पीछे ड्राइवर भी जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर ही उसने लुटेरे की बेटी को पकड़ लिया, नीचे गिरा दिया, उस पर कई बार हमला करके उसे नोच दिया, जिससे उसका पूरा ही जिस्म खून से भर गया, और फिर उसके सीने में अपना नोकदार हथियार घुसा दिया। वो तड़पती हुई बोली, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? ड्राइवर जवाब देता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम एक नंबर की पागल लड़की हो। तभी अचानक उसे जीप की आवाज आई। अपना ट्रैकर यानी किसी को ढूंढने वाली डिवाइस जब उसने ऑन देखी तो वो समझ गया कि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तब उन्हें रोकने के लिए वो उसे ऐसे जख्मी हालत में छोड़कर चला गया। वर्कर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से सामने खड़ी लुटेरे की बेटी पर उसका ध्यान नहीं गया, उसे टक्कर मार दी, जिससे वो साइड में जाकर गिरी। जख्मी तो पहले ही बहुत थी, इसलिए अब उसकी मौत ही हो जाती है। ड्राइवर पैदल था, इसलिए कुछ लड़कों ने उसे लिफ्ट दे दी, पर हम समझ गए कि वो इन्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब उसका कत्लो गारत का सीन और बढ़ जाएगा। रात गुजारने के लिए ये लोग उसी होटल में आए जहाँ ड्राइवर अपने दोस्त के साथ रुका था, पर यहाँ वो ड्राइवर का कार्ड ही इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए होटल के मालिक ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। कमरे में पहुंचकर लुटेरे का वर्कर एमा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से लुटेरे की दोस्त ने उसे वॉशरूम में बुलाकर गन दी और कहा कि इस वर्कर का काम तमाम कर दो, पर वर्कर एमा का बाजू खींचकर दोबारा उसे बाहर ले आया। जिस बीच दरवाजे पर भी शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर आ गया। लुटेरे की दोस्त जब नहा रही थी तो खिड़की के जरिए वहाँ ड्राइवर आ गया, जो प्लास्टिक शीट उसके सर पर लपेट कर दम घोटने की कोशिश करता है। उसने अपनी बाजू से उसका गला पकड़ लिया, उसका खून जम गया, आंखें खून से भर गई। वर्कर गन दिखाकर एमा को धमका रहा था कि शेरिफ के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो कहकर वो दरवाजा खोल देता है। शेरिफ जब उससे पूछताछ कर रहा था तो दरवाजे के पीछे से उसने गन करके शूट कर दिया। गोली सीधा शेरिफ की आंख में आकर लगी, जिससे उसकी आंख और सर दोनों ही उड़ गई। उसकी मौत हो जाती है। गन की आवाज सुनकर ड्राइवर अलर्ट हो गया कि यहाँ कोई है, पर ये दोनों जब लुटेरे की दोस्त को लेने वॉशरूम में आई तो वहाँ वो बहुत बुरी हालत में थी, जख्मी प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई, उसमें अभी भी जान बाकी थी। वो जैसे ही हिली, वर्कर डर गया, उसने सर पर शूट करके उसके दिमाग को भी फोड़ दिया, जिससे अब उसकी भी मौत हो जाती है। एमा को यहाँ ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगी। उसके पीछे वर्कर भी आया, जिसने एमा पर गन तान दी। इससे पहले वो गोली चलाता ड्राइवर पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ आ गया। उसने वर्कर को ठोकर उसे उड़ा दिया। बिना टाइम गवाए एमा ने ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिनसे जैसी तैसी बचकर वो गाड़ी के पीछे आ गया। जिस दौरान गन में गोलियां भी खत्म हो गई और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एमा होटल के अंदर आकर वहाँ खिड़की से कूदकर पीछे आ गई, जहाँ पुरानी गाड़ियां खड़ी थी। पर ड्राइवर उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गया। वो एमा को फिर से कह रहा था कि मुझे अपना लो, लेकिन गुस्से में वो रोड उठाकर उसे मारने लगती है। जिस बीच वर्कर भी गन लेकर यहाँ आ जाता है। उसने जैसे ही गोली चलाई, एमा को साइड में धकेलकर वो गोली ड्राइवर ने खुद खा ली, पर क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बस नीचे बैठ गया। तभी उसके पास वर्कर आकर सर में गोली मारने ही वाला था कि तभी ड्राइवर ने उसके पैर में कट मारकर गन पकड़कर उसे दूर कर दिया, फिर घुमाकर गन को भी फेंक दिया। जिसके बाद यहाँ दोनों की खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी, लेकिन वर्कर ने दिखाया कि मैं भी किसी से कम नहीं। ड्राइवर पर भारी पड़ के उसने बहुत मारा, गन से उसे शॉट करने ही वाला था कि तभी यहाँ एमा ने आकर वर्कर के सर में पत्थर मारकर उसे साइड में कर दिया। ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद उसे अपने हाथों से मारने के लिए। जिसके बाद वो गन लेकर ड्राइवर पर तान देती है, लेकिन बदकिस्मती से उसने गन को लोड नहीं किया था, तो वो उसे नहीं मार पाती। ड्राइवर एमा को गले से लगाकर उसके पेट में कट लगाकर अंदर से वो ट्रैकर निकाल लेता है, जिसकी मदद से अभी तक वो इस पर नजर रख रहा था, जिसका मतलब अब वो ड्राइवर से आजाद है। जिससे हम समझ पाए कि पेट पर जख्म का निशान इसी चीज का था जो उसके दोस्त के पेट पर भी था, इसीलिए ये उसे सॉरी कह रहा था। यानी ट्रैकर इसने दोनों ही लड़कियों के पेट में लगाया था। अब जख्मी होकर एमा वहीं गिर गई। अब वर्कर ही रह गया था, इसलिए ड्राइवर ने गन उठाकर उसके सर पर शूट करके उसका सर ही उड़ा दिया। पर ये सब कुछ होटल के मालिक
मालिक ने देख लिया था, इसलिए उसे भी शूट करके ड्राइवर मार देता है। अब इंजन में घुसाकर ड्राइवर ने जिस वर्कर को मारा था वो जख्मी था, हॉस्पिटल में पड़ा था, जहाँ अच्छा भला उसका इलाज चल ही रहा था कि तभी यहाँ डॉक्टर बनकर ड्राइवर आ गया, जो एक तेजदार कार्डबोर्ड से उसका गला काट देता है। ये कहकर नो वन लिव्स यानी कोई नहीं रहेगा, जो इस मूवी का नाम भी है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हर जगह खतरनाक रिपोर्टिंग चल रही थी क्योंकि एमा को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था। असल में उसे अगवा करने का सारा इल्जाम उस लुटेरे के ग्रुप पर गया, जबकि जो असली हत्यारा है जिसने इतने सारे खून किए वो भी इतनी बेरहमी से, वो हंसी खुशी खुले आम घूम रहा था अपने अगले शिकार के लिए। जाते जाते उसने एमा के हाथ को छुआ, जिससे उसने तो पहचान लिया कि ये ड्राइवर है, पर वो तो मुस्कुराता हुआ बड़े आराम से वहाँ से निकल गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, वो बहुत मासूम हो। और अब वो ऐसे हर तरफ लोगों को मारकर कत्ले आम कर देगा अपनी महारतों की वजह से। वो ये सब कुछ अपने खराब दिमागी तवाज़ुन की वजह से करता था, जिससे हमें अंदाजा हो गया कि वो कोई आम नहीं बल्कि बहुत बड़ा साइको है। उसे ऐसा करने में बहुत मजा आता था। अब एमा के बहाने वो उन सबको मार रहा था सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए। जो सिलसिला चलता रहेगा वो वैसे भी लोगों को मारता रहेगा, जबकि एमा को भूल तो सकता नहीं, तो दोबारा उसे हासिल करने के लिए फिर से लौटेगा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। सीजन की शुरुआत 3 बच्चों को दिखाने से हुई जो सुपर हीरो बनकर बड़े मजे से खेल रहे थे। इनमें 2 भाई बहन थे और उनका एक दोस्त। लड़की का नाम क्लोई था। खेल में क्लोई उनको पकड़ रही थी, जबकि उसका भाई और दोस्त बचकर भाग रहे थे। पर तभी अचानक क्लोई और उनके दोस्त की लड़ाई होने लगी, जिस वजह से क्लोई को इतना गुस्सा आया कि उसने जोरदार चीख मार दी। उसके ऐसा करने से अजीब लहरें बनने लग गई, जिससे उसका भाई और दोस्त काफी दूर जाकर गिरे, जबकि क्लोई की आंखें चमकने लगी बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। ये देख उनका दोस्त तो वहाँ से भाग गया, जबकि क्लोई का भाई उसे संभालने के लिए गले से लगा लेता है। इतनी ही देर में उनकी डैड शेल्डन भी उड़ते हुए वहाँ आई, मतलब वो भी एक सुपर हीरो थी, जिससे हम समझ गए कि ये पूरी सुपर हीरोज की फैमिली है। शेल्डन समझाने लगे कि तुम्हें अपनी ताकतों का इस्तेमाल किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। फिर भूल जाओ इस बात को, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। उनकी इस बात के साथ ही सायरन बजने की आवाज आई, जिससे शेल्डन समझ गए कि शहर में कोई विलन आ गया है, जिससे लोगों की जान को खतरा है, उन्हें मदद चाहिए। तो वो अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ से उड़ गए लोगों की मदद करने के लिए। टाइम गुजरता गया और शेल्डन का बेटा बड़ा होकर अब एक पूरा सुपर हीरो बन चुका था। उसे भी जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसने अपना सुपर हीरो वाला सूट पहना और फिर वो वहाँ से उड़ गया लोगों की मदद करने के लिए। वहाँ पहुँचते उसने जोरदार मुक्का जमीन पर मारा तो उसकी ताकतों से पूरी जमीन हिल गई, जिससे वहाँ खड़ी गाड़ियां भी जोर से हिलने लगती है। यहाँ उसका सामना एक सुपर विलन से हुआ, जो दोनों आपस में लड़ने लगे, उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे। पर तभी सुपर विलन उस पर भारी पड़ने लगा। शेल्डन के बेटे को उसने उठाकर दूर मारा, जिससे वो दीवार से टकराया और पूरी दीवार ही टूट गई। वो फिर दोबारा हमला करने लगा, लेकिन उसके हमले को शेल्डन ने वहाँ आकर रोक दिया, जिसके बाद वो विलन को वहाँ से भगा देते हैं और अपने बेटे को डांटने लगे कि तुम्हें बगैर टीम के ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था। घर आकर शेल्डन अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चला कि क्लोई उनसे बहुत नाराज रहती है, इसीलिए मिलती भी बहुत कम है। अब शेल्डन अपनी वाइफ से कहती है कि हर बाप की तरह मेरा भी यही सपना है कि हमारा बेटा मेरी जगह ले ले, पर अभी उसे मेरी जगह पर आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। उनका बेटा छुपकर ये बातें सुन रहा था, बहुत दुखी हो जाता है कि तभी उसके पास उसके अंकल आए, यानी शेल्डन के भाई। तो वो पूछता है, बताइए अंकल मेरे डैड की जवानी कैसे गुजरी। तब अंकल बताते हैं कि सुपर हीरो बनने से पहले तुम्हारे डैड शेल्डन अपने डैड के साथ मिल चलाने का बिजनेस करते थे, पर शेल्डन की कुछ गलतियों की वजह से बिजनेस में नुकसान हुआ, तो हमारे डैड ने मिल बंद करने का फैसला किया। पर शेल्डन को फिक्र थी कि अगर मिल बंद कर दी गई तो हमारे वर्कर्स कैसे कमाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। तो उसने मिल ना बंद करके इसे जारी रखा, लेकिन मजीद नुकसान ही हुआ, जिस वजह से परेशान होकर हमारे डैड ने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। रात को जब ये सारे खाना खा रही थी तो तब यहाँ क्लोई भी आ गई, पर क्योंकि उसकी अपने डैड से नहीं बनती तो उनसे बहस होने की वजह से वो उठकर वहाँ से चली गई। उसका भाई पीछे पीछे गया, समझाता है और वापस घर आने का कह रहा था, पर गुस्से में क्लोई उसे कहती है कि बचपन में जब हमें डैड की जरूरत थी तो उन्होंने कभी भी हमारे साथ वक्त नहीं गुजारा, बल्कि हमेशा लोगों की मदद करने में ही लगी रही। तो अगर वो बचपन में साथ नहीं रहे तो अभी भी मुझे उनका साथ नहीं चाहिए। अब शेल्डन के बेटे को सुपर विलन ब्लैक स्टार के बारे में पता चला, इसीलिए वो अपना सूट पहनकर अपने सुपर हीरोज दोस्तों को लेता है और उसका सामना करने के लिए चला जाता है, जहाँ सभी अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टार से लड़ रहे थे। ब्लैक स्टार भी बहुत ताकतवर था, उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। सबके हमले की वजह से जब वो कमजोर हुआ तो शेल्डन का बेटा आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। पर ये देखकर शेल्डन उस पर गुस्सा होने लगी, क्योंकि उसे जान से मारकर उसके बेटे ने असूल तोड़ा था। असूल ये था कि कोई भी सुपर हीरो किसी को भी जान से नहीं मारेगा। पर तभी इन्हें पता चला कि ब्लैक स्टार तो जिंदा है और अभी अभी जिसे शेल्डन के बेटे ने मारा वो तो नकली ब्लैक स्टार था, जिसे धोखे से उसने मार दिया। फिर ब्लैक स्टार उनसे कहते हैं कि किसी ने मेरा भेष बनाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। इसी के साथ वो शेल्डन को बातें सुनाने लगा कि तुम्हारे बेटे ने उसे मारकर क्योंकि असूल तोड़ा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। घर आकर शेल्डन अपने बेटे को समझाने लगा कि गलत तुमने किया है, नहीं मारना चाहिए था उसे, जिस पर
उसका बेटा कहता है कि उसे मारना जरूरी था, अगर मैं उसे न मारता तो वो मुझे और मेरे साथियों को मार देता और बाद में सबको। अब हम शेल्डन के पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त देखते हैं, जहाँ उनके बिजनेस फेल होने की खबर अखबार में भी छपी थी, जिसका कसूरवार शेल्डन को ही कहा जा रहा था। यही वजह है कि वो हर वक्त परेशान रहा करता था। इसीलिए जब उसके डैड का फ्यूनरल था, यानी जब उन्हें दफनाया जा रहा था, तो लोगों को स्पीच देते हुए वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम यानी आज का मौजूदा वक्त देखते हैं, जहाँ कुछ सुपर हीरोज सुपर विलन ब्लैक स्टार से लड़ रहे थे। एक सुपर हीरो पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टार उसे मार देता है, जिसके बाद उस सुपर हीरो का जब फ्यूनरल हुआ तो शेल्डन के कहने पर भी क्लोई उसमें नहीं गई, इसीलिए उसके बेटे को जाना पड़ा। जहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसकी मजीद हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि शाबाश बेटा, तुमने उस सुपर विलन को मारकर बहुत अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से सभी सुपर विलन को मार ही देना चाहिए। ये सुनकर शेल्डन को गुस्सा आ गया। घर आकर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे असूलों के खिलाफ सब जा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि नकली ब्लैक स्टार को मारकर हमारे बेटे ने ठीक किया, जबकि मेरे नजदीक उसने गलत किया है। जो सुनकर शेल्डन की वाइफ को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि ठीक ही कह रहे हैं सब, उसने अच्छा किया जो मार दिया उस सुपर विलन को। अगर वो उसे ना मारता तो आज हम जिंदा ना होते। सुपर विलन हम सबको मार चुका होता। अब पास्ट में हमें दोबारा शेल्डन दिखाया गया, जहाँ अपने डैड के मरने के बाद वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में दाखिल था। उसका भाई, वाइफ और एक दोस्त जॉर्ज जो डॉक्टर भी था, वो शेल्डन की देखभाल कर रहे थे। शेल्डन जब बेहोश था तो उसे सपने में एक आइलैंड दिखाई दिया। अपने डैड की आवाज भी सुनाई दी जो कह रही थी कि अपना एक ग्रुप बनाओ, इस जगह पर जाओ और अपने मुल्क और लोगों को बचाओ। प्रेजेंट में हम शेल्डन के दोस्त यानी जॉर्ज के बेटे को देखते हैं। वो जब चोरी करने एक जगह पर गया तो वहाँ तो अजीब आदमी आ गए, इसलिए बिना चोरी किए वो एक डिवाइस से उस जगह से गायब होकर वापस अपने ठिकाने पर आ गया। पास में शेल्डन का भाई उसके दोस्त जॉर्ज के पास आया, क्योंकि वो डॉक्टर भी था। शेल्डन का भाई उसे बताता है कि शेल्डन की दिमागी हालत खराब होती जा रही है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, हर वक्त नशा करता रहता है, जिस वजह से लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं, बातें बना रहे हैं। दरअसल शेल्डन को अपने डैड की मौत का बहुत दुख था। वो खुद को भी जिम्मेदार कह रहा था। जॉर्ज शेल्डन से मिलने गया तो देखता है कि वो तो पूरी तरह नशे में धुत है। उसने एक पेंटिंग भी बनाई है, साथ ही उसे अक्सर अपने डैड की आवाजें सुनाई देती है। जॉर्ज वो पेंटिंग अपने पास रख लेता है, पर जब इस पर छानबीन करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वो दोबारा शेल्डन से मिलने आया, जहाँ अब वो बिल्कुल ठीक था। इसलिए जब जॉर्ज उसे पेंटिंग के बारे में पूछता है तो शेल्डन का कहना था कि हाँ, बनाई तो मैंने ही थी, पर अब तुम उसे जला दो। जॉर्ज उसे कहता है कि ठीक है, मैं जला देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से उस पेंटिंग में कुछ तो खास है, तुम एक बार देख लो उसे। अब जब शेल्डन पेंटिंग को देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर अपने डैड की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही कुछ अजीब तरह के ख्याल भी आ रहे थे, जिनसे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी तबीयत दोबारा खराब हो गई थी। शेल्डन का भाई इस सब का जिम्मेदार जॉर्ज को कह रहा था कि अब उसकी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अच्छा भला वो ठीक हो गया था, तुमने उसे पेंटिंग दिखाई तो उसकी हालत ऐसी हो गई दोबारा। प्रेजेंट में क्लोई जब जा रही थी तो एक ट्रक आकर उसे जोर से टक्कर मार देता है, जो जॉर्ज के बेटे और उसके दोस्तों का था। वो जब देखते हैं कि ये तो शेल्डन की बेटी है तो वो उससे लड़ने लगे, फिर वो अपनी सुपर हीरो वाली ताकतों से उन्हें एक एक करके मारती है। उठा उठाकर किसी को जमीन पर पटक रही थी तो किसी को आसमान पर, जिसके बाद वो उनका बैग लेकर भाग जाती है जिसके अंदर नशा था। अब जॉर्ज का बेटा किसी के घर पर था, क्योंकि उसे दो आदमियों ने अगवा किया हुआ था जो उसे समझा रही थी कि तुम चोरियां करना छोड़ दो, पर वो बजाय उनकी बात मानने की अपनी डिवाइस से दोनों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जान से मार डालता है। फिर आकर वो एक और डिवाइस बनाने लगा। पास उसने अपने डैड जॉर्ज की तस्वीर रखी हुई थी। क्लोई जब एक पार्टी में थी तो एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगा, क्योंकि वो भी सुपर हीरो ही था, जिस पर क्लोई उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर गिरा देती है। ये सब कुछ देखकर एक सुपर हीरो आया जो सब कुछ रोक कर क्लोई को अपने साथ ले गया। रात वो दोनों साथ गुजारते हैं। अगली सुबह वो लड़का क्लोई से कहने लगा कि तुम अपने डैड से मेरी सिफारिश कर दो, जिस बात से वो भड़क गई कि इसका मतलब ये मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ लाया है। वो उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर करती है। वो दीवार से जाकर टकरा गया, दीवार के साथ ही नीचे गिर जाता है। अब क्लोई एक एड कमर्शियल की शूटिंग के लिए जाती है, पर वहाँ भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। एक गाड़ी को उठाकर दूर पटक देती है। उसकी ऐसी बर्ताव की वजह से एड से उसे निकाल दिया जाता है। घर आकर क्लोई वही वाला नशा लेती है जो वो लेकर भागी थी, जॉर्ज के बेटे का था, जिसके बाद नशे की हालत में अपने दोस्तों को कॉल करके पार्टी में बुलाती है। शेल्डन के पास में वो एक सुनसान सड़क से कहीं जा रहा था। रास्ते में वो एक आदमी से लिफ्ट लेकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाते हुए एक आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन उस आदमी को कुछ पता नहीं होता। एक बच्ची शेल्डन को बताती है कि वो आदमी यहाँ से बाहर रहता है, और जब शेल्डन आगे बढ़ा तो उसे हर वो चीज दिखी जो वो अपने ख्यालों में देखता है, और फिर आखिर वो उस आदमी से मिल ही लेता है। शेल्डन उसे बताता है कि मैंने अपने सपनों में तुम्हें काफी बार देखा है, जिस पर आदमी का कहना था कि तुम ये सपना देखने वाले पहले इंसान नहीं हो, बल्कि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग ये सपना देख चुके हैं। शेल्डन आदमी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे दोबारा अपने डैड की आत्मा दिखती है, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। वो आदमी कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, इस पर ध्यान मत दो, भूल जाओ सब। इतना कहकर वो अपनी गन से खुद को शूट करके अपनी जान ही ले लेता है, जो देखकर शेल्डन को बहुत दुख हुआ। पर जब उसने यहाँ की बेसमेंट चेक की तो उसे बहुत सारी लाशें दिखी,
जैसे वो बेसमेंट में आया उसे दोबारा से अपने डैड दिखाई दिए, साथ ही बहुत सारे ख्याल भी आने लगे जिनमें उसे अपने डैड की घड़ी दिखी, जिसे देखते ही शेल्डन बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन उसका भाई वहाँ आकर शेल्डन को वापस घर ले जाता है। प्रेजेंट में क्लोई के घर पार्टी चल रही थी। जैसी पार्टी खत्म हुई बचा हुआ सारा नशा उसने एक साथ ही ले लिया, जिससे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो वहीं गिर पड़ती है। फिर जब जॉर्ज का बेटा वहाँ आया तो ये देखकर काफी चौंक गया कि इसने तो सारा का सारा नशा एक साथ ही ले लिया है। शेल्डन काफी परेशान था कि मेरी बेटे ने असूलों को तोड़कर नकली ब्लैक स्टार को मार दिया, इसीलिए वो अपने बेटे को कहता है कि हम ब्लैक स्टार की लाश को मेडिकली चेक कर रहे हैं, जो सब होते तुम भी देखोगी। पर इस बात से शेल्डन की वाइफ को गुस्सा आ गया। वो उनसे कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, हमारा बेटा भी इंसान है, गलती हो गई है उससे, बस कर दीजिए, उसे सुधारने का ये कोई तरीका नहीं है। लाश की चीर फाड़ दिखाकर आप बहुत गलत करेंगे। पास में शेल्डन अपने डैड की वो घड़ी जो उसने ख्यालों में देखी थी वो उसे जाकर अपने डैड की कब्र से निकाल लेता है। शेल्डन अपने साथ हो रही सब चीजों के बारे में जॉर्ज को बताकर उसे भी अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर जॉर्ज उसके साथ चलने के लिए मान गया। तो बाद में ये दोनों शेल्डन की वाइफ और उसके भाई को भी मना लेते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए जहाँ पर शेल्डन के डैड चाहते थे कि वो टीम बनाकर जाए। प्रेजेंट में लैब में मेडिकली चेक करने के लिए नकली ब्लैक स्टार की लाश को लाया गया, जहाँ पर शेल्डन का बेटा काफी उदास था। उसे दुख हो रहा था कि मेरे हाथों एक खून हो गया है, जिस पर सारे लोग उसे समझाते हैं कि अच्छा हुआ जो तुमने इसे मार दिया, ये बहुत खतरनाक था, अगर तुम इसे न मारती तो ये हम सबको मार देता। अब जब ये उसकी लाश को काटते हैं तो अंदर से लोहे का एक बड़ा सा गोला निकलता है। उसे खोलने पर अंदर एक घड़ी थी, जिसे देखकर शेल्डन का भाई उसे कहने लगा कि ये तो जॉर्ज का काम लग रहा है, क्योंकि इस तरह की घड़ियां वही बना सकता है, तो जाकर उसे पकड़ो, पूछो कि आखिर ये नकली ब्लैक स्टार उसने क्यों बनाया। तो इसीलिए शेल्डन उसके बेटे से जाकर जॉर्ज के बारे में पूछने लगा, जिस पर उसका बेटा कहने लगा कि जब मैं 15 साल का था तब मैं आखिरी बार मिला था अपने डैड से, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। अब जॉर्ज के ना मिलने पर शेल्डन का भाई कहता है कि मैं इस नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में जाकर ये पता लगवाना चाहता हूँ कि ये किसने बनाया, जिस पर शेल्डन की वाइफ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। क्लोई जॉर्ज के बेटे के साथ थी क्योंकि दोनों का ताल्लुक बन चुका था। शेल्डन अपने असूलों को लेकर काफी फिक्रमंद था कि कहीं कोई असूल गलत तो नहीं, मेरे सभी असूल ठीक है या नहीं। पास में शेल्डन शिप के कैप्टन को भी अपने साथ ले जाने के लिए मना रहा था, क्योंकि उसने इस कैप्टन को भी अपने ख्यालों में देखा था। पहले तो कैप्टन ने मना कर दिया, पर जब शेल्डन कहता है कि ये लो पैसे और चलो हमारे साथ, तो इस बार वो मान गया उन्हें वहां ले जाने के लिए। अब जो शेल्डन के ख्यालों में नजर आती थी वो तो सब पूरी हो गई थी सिवाय एक आदमी की, यानी ख्याल के मुताबिक एक आदमी कम था। प्रेजेंट में सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक सुपर हीरो मारा जाता है। अब जब एक सुपर हीरो सुपर विलन को मारने लगा तो बीच में शेल्डन की वाइफ आकर उसे रोक देती है और उन्हें पता चला कि मेरी बेटी क्लोई हॉस्पिटल में है नशा लेने की वजह से, तो वो उसे मिलने हॉस्पिटल गई, जहाँ उन्हें पता चला कि क्लोई और जॉर्ज का बेटा आपस में ताल्लुक बना चुके हैं। इसीलिए वो क्लोई को उसे अपना रिश्ता तोड़ने को कहती है, क्योंकि है तो वो जॉर्ज का बेटा ही, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर क्लोई उनकी बात नहीं सुनती और उल्टा अपनी मोम को ही बुरा भला कहकर वहाँ से निकाल देती है। जस्टिस ऑफिस यानी जहाँ इंसाफ के फैसले किए जाते हैं, वहाँ आकर शेल्डन की वाइफ एक ऑफिसर से मिलती है, कहती है कि आज एक सुपर हीरो सुपर विलन को मारने वाला था, वो तो मैंने बीच में आकर उसे रोक दिया। जिस पर ऑफिसर कहने लगा कि सुपर विलन को तो मार ही देना बेहतर है, क्योंकि अब वो सभी सुपर हीरोज की जान ले रहे हैं। तभी पता चला कि शहर में एक और जगह पर एक सुपर विलन ने हमला कर दिया है, जो पता लगते ही शेल्डन की वाइफ फौरन वहाँ गई। उन्हें पता चला कि वो सुपर विलन बिल्डिंग के अंदर है, जिसे एक सुपर हीरो लड़की मारने की कोशिश कर रही है। वो जैसे ही अंदर आई तो देखती है कि सुपर विलन ने सुपर हीरो लड़की को मार दिया है, जो देख उन्हें दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, इसलिए वो बुरी तरह सुपर विलन को मारने लगी। इससे पहले वो मरता, शेल्डन की वाइफ अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उसे जिंदा ही पकड़ लेती है। घर आकर इस बारे में जब उसने शेल्डन को बताया तो वो दुखी होकर बाहर चला गया, दोबारा से अपनी पास्ट को याद करने लगा, जहाँ पर शेल्डन के साथ उस शिप में बहुत सारे लोग जा रहे थे। यह शेल्डन काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसका बर्ताव देखकर उसकी वाइफ को अजीब लगा, इसलिए जाकर वो उसका सामान चेक करती है, जिसमें उसे शेल्डन की डैड की वो घड़ी मिलती है, जिसे उनके साथ ही दफन कर दिया गया था। इस बारे में जॉर्ज को भी पता चल गया था, तो वो शेल्डन से इस बारे में पूछता है। इससे पहले कि शेल्डन उन्हें कुछ बताता, उन्हें समंदर में किसी के डूबने की आवाज आई। ये जल्दी से बाहर आए और उस आदमी को डूबने से बचा लेते हैं। ये आदमी वही था जो शेल्डन को अपने ख्यालों में नजर आने वाला आखिरी आदमी था, और अब वो सारे लोग पूरे हो गए थे जो शेल्डन को अपने ख्यालों में देखते थे। वो आदमी होश में आते ही बताता है कि जब हम शिप में थे तो वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया। अभी वो ये बात बता ही रहा था कि यहाँ भी समुद्री तूफान आ जाता है, जिस वजह से कैप्टन शिप को वापस मोड़ने लगा, लेकिन शेल्डन ने उसे ऐसा करने से मना करके शिप को आगे बढ़ाने को कहा। पर जब कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी तो शेल्डन ने उस पर गन तान दी,
जिस पर कैप्टन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इतनी ही देर में तूफान खुद ही अचानक गायब हो गया, मौसम भी साफ हो गया था और ये लोग आगे बढ़ने लगे जहाँ इन्हें वो आइलैंड दिखाई देने लगा। प्रेजेंट में शेल्डन का भाई बार बार जिद कर रहा था कि मैं नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में जाना चाहता हूँ, पर सब उसे ये कहकर मना कर रहे थे कि मत कीजिए ऐसा, क्योंकि इससे आपकी जान जा सकती है। लेकिन वो बार बार जिद कर रहा था तो मजबूरन सबको मानना ही पड़ा, जिस पर शेल्डन की वाइफ उसे कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहते हो इसके दिमाग में तो अपनी बेटी को बुलाओ, क्योंकि वो इस काम में बहुत माहिर है, तुम्हें आसानी से भेज देगी दिमाग में। इसीलिए वो यहाँ से गायब होकर अपनी बेटी के पास पहुंचे, उससे अपना प्लान बताकर मदद मांगते हैं, पर वो अपने डैड से काफी बदतमीजी से बात करते हुए इस काम के बदले पैसे मांगने लगती है। शेल्डन की अपनी वाइफ से बहस हो गई, वो उसे कहती है कि आज तुम्हारी असूलों की वजह से एक और सुपर हीरो मारी गई, तुम्हें गौर करना चाहिए कि तुम्हारे असूल ठीक है भी या नहीं। अब शेल्डन का भाई अपनी बेटी को वहाँ से ले ही आया, जो अपनी ताकतों से अपने डैड को नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में भेजने लगी, पर ऐसा करने से शेल्डन के भाई की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि नकली ब्लैक स्टार के दिमाग का आधा हिस्सा खराब हो गया था। पास में वो लोग आइलैंड पर आ गए थे, वो शिप से उतरकर पूरे आइलैंड को चेक करने लगे, पर इन्हें वहाँ दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही दिखा, जिस वजह से वो मायूस हो गई, वापिस शिप की तरफ आने लगी। लेकिन तभी जमीन फाड़ कर वहाँ बहुत सारे पेड़ सामने आ जाते हैं, जिससे अब इन्हें वापिस जाने की बजाय आगे बढ़ना पड़ता है। पर आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था, जिसकी लपेट में ये सारे आ चुके थे, लेकिन शेल्डन के कहने पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के तूफान से निकल ही आते हैं। साइड पर आने के बाद शेल्डन का भाई उस पर गुस्सा करने लगा, कहता है कि हमें हमेशा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम भुगतना पड़ा, सबसे पहले तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से बिजनेस डूबा, फिर डैड मारे गए और आज हम यहाँ फंस गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। आगे बढ़कर वो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों के स्केलेटन ढांचे पड़े हुए हैं, जिससे सब लोग काफी डर गए और तो और आगे रास्ता भी खत्म हो गया था, जो देख इन लोगों को इतना गुस्सा आया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। शेल्डन की वाइफ उन सबको रोकते हुए कहती है, देखो जरा लाशों को गौर से देखो, किसी के अंदर तीर घुसा हुआ है तो किसी के अंदर रॉड, जिसका मतलब था कि उन सब की मौत यहाँ आने की वजह से नहीं हुई बल्कि आपस में लड़ने की वजह से हुई थी, जिससे सब लोग समझ गए कि इसका मतलब ये आइलैंड हमें आपस में लड़ा रहा है, शायद हमारा इम्तिहान ले रहा है, तो अब हमें एक साथ मिलकर रहना और काम करना चाहिए। जिसके बाद ये लोग मिलजुल कर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे सब एक दीवार पर हाथ रखते हैं तो वहाँ बहुत सारी रोशनियों के साथ एक रास्ता खुल जाता है, जो इन्हें जुपिटर, जो एक प्लेनेट सैयारा था, उस पर ले जाता है। जुपिटर पर पहुंचकर इन्हें वो सब लोग दिखाई देने लगे जो मर चुके हैं, जिनमें शेल्डन के डैड भी शामिल थे। वो इन सबको कहते हैं कि तुमने जिंदगी में वो दुख सहे हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर दुख, तकलीफ, मुसीबत के सामने तुम डटकर खड़ी रही, उनका मुकाबला किया, इसलिए आज तुम्हें कुछ ताकतें दी जा रही हैं जो तुम्हारा इनाम है, जिसके तुम हकदार हो। अब समंदर में मौजूद एक शिप में लोगों को आइलैंड पर बड़ा ही अनोखा जादुई नजारा दिखता है, क्योंकि वहाँ हर तरफ तेज रोशनी आ रही थी। इसी के साथ वो लोग शेल्डन और उसके साथियों को आसमान में सुपर हीरोज वाले सूट में देखते हैं, यानी कि यहाँ से इन्हें सुपर हीरोज की ताकतें मिली थी। प्रेजेंट में असली ब्लैक स्टार जब जेल में बैठा था तो उसकी जेल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जबकि शेल्डन के भाई की नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में जाने की वजह से तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी, जो देख वो चिल्लाते रहते हैं। अब शेल्डन अपने बेटे को बताता है कि जॉर्ज मेरा पुराना साथी और दोस्त हुआ करता था, पर मेरे असूलों को वो नहीं मानता था। इसी वजह से जब उसने असूल तोड़ी तो उसे हमारे ग्रुप से निकाल दिया गया, जहाँ बाद में वो सुपर हीरो से सुपर विलन बन गया। तब एक लड़की ने आकर बताती है कि असली ब्लैक स्टार अपनी जेल से आजाद हो गया है, जो सुनकर शेल्डन और उसका बेटा जल्दी से उसे रोकने के लिए चले गए। पर वहाँ ब्लैक स्टार ने शेल्डन की बेटे को पकड़ लिया और वो शेल्डन से कहने लगा कि तुम्हें अगर अपने बेटे को बचाना है तो असूलों को तोड़कर ब्लैक स्टार यानी मुझे मारना होगा। ये सुनकर शेल्डन सोच में पड़ गई कि भला ये मेरे असूल तोड़वाकर खुद को मारने के लिए क्यों कह रहा है, पर अब उसके पास अपने असूलों को तोड़ने यानी उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टार से लड़ने लगा और उसे खूब पीट रहा था। ब्लैक स्टार ने अभी भी उनके बेटे को पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि शेल्डन उसे जान से मारकर असूल तोड़ता, वहाँ एक सुपर हीरो आकर ब्लैक स्टार पर हमला करके शेल्डन के बेटे को बचा लेती है। लेकिन ब्लैक स्टार भी कोई छोटा मोटा विलेन नहीं था, वो पलटकर भारी वार करता है, जिससे शेल्डन काफी जख्मी हो जाते हैं। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर शेल्डन के बेटे को भी उस पर बहुत गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो ब्लैक स्टार को खूब मारता है, पर जान से मारने की बजाय सिर्फ बेहोश करके ही वहाँ से चला जाता है। क्लोई अपने दोस्त जॉर्ज के बेटे को कहीं जाता हुआ देखकर उसे पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो। जो सुन वो कहता है कि क्योंकि तुम शेल्डन की बेटी हो, मेरे डैड की दुश्मन की, तो मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जॉर्ज का बेटा अपने दोस्तों से मिलने के बाद जब वापिस आ रहा था तो अचानक कुछ गार्ड्स आकर उसे मारने लगती है। वो तादाद में ज्यादा थी, इसलिए उस पर भारी पड़ रही थी। इससे पहले कि वो उसे जान से मार डालती, वहाँ क्लोई आ गई उसकी मदद करने के लिए। वो आते ही गार्ड पर मुक्कों की बारिश करके उठा उठाकर उन्हें फेंक रही थी, जिससे वो चीजें दीवारें तोड़ते हुए दूर जाकर गिर रही थी और ऐसे सब ढेर हो गए। और अब इस तरह से जॉर्ज के बेटे का क्लोई पर एतबार बन गया था। तो अब वो उसे अपना प्लान भी बता देता है। वो उसे एक मशीन दिखाता है
जो उसने खुद बनाई थी अपने डैड जॉर्ज को ढूंढने के लिए। अब पास में जब शेल्डन और उसके साथी सुपर हीरोज बन गए थे तो वहाँ शेल्डन ने कुछ असूल बनाए जिसके मुताबिक कोई भी सुपर हीरो कभी भी दुनिया पर राज करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी को जान से मारेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शेल्डन का भाई अब ठीक से नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में घुसने में कामयाब हो गया है। उसके दिमाग में जब वो जॉर्ज से मिला तो दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, मार रहे थे, लेकिन तभी जॉर्ज शेल्डन के भाई को हरा देता है, जिसके फौरन बाद यहाँ शेल्डन की वाइफ आ गई। तब जॉर्ज उसे भी अपनी ताकतों से हवा में लटका कर मारता है और हरा देता है। दिमाग से बाहर आने के बाद शेल्डन की भाई की बेटी घर जाकर अपने डैड से कहती है कि जब तुम उसके दिमाग में गए थे तब मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया था, जिससे मुझे पता चल गया है कि तुमने ही ब्लैक स्टार की नकल बनाई थी, ना कि जॉर्ज ने। तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि खुद तुम साइड पर हो जाओ और सारा इल्जाम जॉर्ज पर लगा दो, और तो जॉर्ज को सुपर विलन बनाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। तुमने उसे ग्रुप से निकलवाया है और तुमने ही असली ब्लैक स्टार की जेल का दरवाजा खोला था ताकि वो वहाँ से भाग जाए और शेल्डन और उसकी बेटी पर हमला कर दे। जो सुनकर शेल्डन का भाई हैरान नहीं होता बल्कि मान जाता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, ताकि शेल्डन का बेटा अपने डैड से नफरत करने लगे, जिससे ये पूरी यूनियन पूरा ग्रुप टूट जाए और फिर नया यूनियन बने और उसका लीडर मैं बनूं। अब वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम इसमें मेरा साथ दो। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं बल्कि शेल्डन को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी कि उनका अपना भाई ही दुश्मन है, न कि जॉर्ज। उसके इनकार करने पर शेल्डन के भाई को लगा कि अब मेरा प्लान नाकामयाब हो जाएगा, इसीलिए वो अपने ही बेटे का गला काट देता है, जिससे उसका बहुत तेजी से खून बहा, वो ढेर हो गई और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही ये सीजन भी इधर ही खत्म हो जाता है। स्पेक्ट्रल 2016 कहानी के शुरू में हमें एक मुल्क मोल्डोवा दिखाया जाता है जहां पर किसी दूसरे मुल्क ने कब्जा कर लिया था, इसलिए अब अमेरिकन आर्मी भी मोल्डोवा का साथ देने के लिए पहुंच चुकी थी। यहाँ पर बहुत से ऑपरेशंस चल रहे थे, तभी अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर वहाँ पर किसी जगह पर जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स के पास एक खास किस्म के हेलमेट थे जिनमें ऐसे माइक्रोफोन्स थे जिसमें बारीक से बारीक आवाज को भी सुना जा सकता था, और साथ ही साथ उनके हेलमेट में खास किस्म के लेंस भी थे जिससे वो कोई भी किसी भी किस्म की चीज को देख सकते थे, चाहे वो रात में हो या दिन में, बल्कि जो कुछ ये देख सकते थे उनकी रिकॉर्डिंग भी इनके बेस कैंप में पहुंच जाती थी। अब उस सोल्जर को अजीब सी आवाज आती है, तभी वहाँ पर एक इनविजिबल ना नजर आने वाली चीज उस सोल्जर पर हमला कर देती है। वो चीज सोल्जर को नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कहानी में डॉक्टर क्लाइन को दिखाया जाता है जो अमेरिका की आर्मी बेस में सोल्जर्स को अपना नया एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। क्लाइन ने एक लेजर लाइट को बनाया था। वो कहता है ये लाइट अगर बर्फ पर पड़ेगी तो उसे मेल्ट पिघला देगी, और अगर ये पानी पर पड़ी तो उसे जमा देगी। अमेरिका की आर्मी ये सब देखकर क्लाइन से कहती है कि हमें ये तजुर्बा इंसानों पर करना चाहिए, मगर क्लाइन कहता है नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैंने इस चीज को इंसानों के लिए नहीं बनाया। अब डॉक्टर क्लाइन को भी बाकी सोल्जर्स के साथ मोल्डोवा भेज दिया जाता है जहाँ पर जंग चल रही थी। यहाँ पर क्लाइन को जनरल एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाते हैं जो उसी इनविजिबल की थी जिसने सोल्जर्स पर हमला किया था, पर क्लाइन को वो वीडियो देखकर कुछ समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है। इसके बाद क्लाइन वहीं पर एक लड़की फ्रेंड से मिलता है। वो एक CIA की एजेंट थी। वो क्लाइन से एक पेपर पर साइन लेती है जिसमें ये लिखा था कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी देखोगे या तुम्हें जो भी बताया जाएगा इस बारे में तुम बाहर किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। क्लाइन ने भी उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। अब ये लोग एक बार फिर से उस वीडियो को देखते हैं। जनरल बताते हैं कि जो भी मैदान जंग से बचकर आया है वो यही कहता है कि वो चीज बहुत अजीब है, शायद कोई आत्मा, मगर इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर सच में वो है क्या जो किसी पर भी हमला करके उसे फौरन मार देती है। पर यहाँ पर फ्रेंड कहती है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि हमारे दुश्मनों के पास एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसमें वो खास किस्म का सूट पहनते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर वो हमारे सोल्जर्स पर हमला करते हैं। तभी क्लाइंट कहता है नहीं, हमारे दुश्मनों के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, वो किसी भी ऐसी चीज को बना ही नहीं सकते, हमें इस बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। क्या चीज है ये? जनरल कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है? वो कहता है उस चीज के बारे में हमें जानने के लिए उसकी बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए होंगी ताकि उस चीज पर हम रिसर्च कर सके कि आखिर वो है क्या, और इसके लिए मेरे पास एक खास किस्म का कैमरा है जिससे हम उसे और भी ज्यादा साफ देख पाएंगे। अब क्लाइन उस कैमरे को आर्मी के ट्रक के ऊपर लगा देता है। जब ये ऐसा कर रहा था तो सभी सोल्जर्स उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन आते हैं जो सबसे ये कह रहे थे कि आप लोग जंग में जितने भी हथियार इस्तेमाल करते हैं सबको क्लाइन ने बनाया है, तो इसीलिए आप सबको क्लाइन की इज्जत करनी होगी। यहाँ पर कैप्टन सबको ये भी बताते हैं कि एक दिन पहले हमारी टीम एक मिशन पर गई थी, मगर अब उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा और मुझे लगता है उसी इनविजिबल चीज, ना नजर आने वाली चीज ने उन पर हमला किया होगा, इसीलिए हमें किसी न किसी तरह वहाँ पर जाकर उनकी जान को बचाना है। अब ये सब एक प्लान बनाते हैं
कि ये अपनी आर्मी के कुछ सोल्जर्स के साथ उस जगह पर जाएंगे। इनके साथ क्लाइन और फ्रेंड भी थी। क्लाइन का काम वहाँ पर ये था कि वो सभी सोल्जर्स के हेलमेट में लगे कैमरास को मॉनिटर करेगा। वो उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस को देखेगा और चेक करेगा। सब के सब उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स एक दिन पहले मिशन पर आए थे। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जबकि क्लाइन और फ्रेंड ट्रक में ही थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मॉनिटर्स स्क्रीन थी जो उन कैमरा से कनेक्टेड जुड़ी हुई थी, जो सोल्जर्स के हेलमेट में लगे हुए थे। उनको इन लोगों ने चेक करना था। अब सभी सोल्जर्स अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स हैं जिनकी मौत हो गई है। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनके जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई निशान ही नहीं था। ट्रक से क्लाइन अपनी टीम को बताता है कि बाथटब के नीचे कुछ है। सोल्जर्स जब उसे हटाकर देखते हैं तो वाकई उसके नीचे इनका ही एक सोल्जर छुपा हुआ था, जो एक दिन पहले यहाँ मिशन पर आया था। वो उन्हीं इनविजिबल चीज से डरकर छुपा हुआ था। अब वो अपनी टीम को बताता है कि वो बहुत खतरनाक है, जिसने सभी को मार दिया है। जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना हमारी भी मौत हो जाएगी। इससे पहले सोल्जर्स उस बिल्डिंग से बाहर जाते तभी वो इनविजिबल चीजें सभी पर हमला करके उन्हें मार देती हैं। जो सोल्जर्स ऊपर थे वो रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगते हैं। अब वो चीज भी उनके पीछे आती है। तभी क्लाइन को मौका मिल गया था। वो उसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। क्लाइन ने उस चीज को अब काफी करीब से देखा था। वो खुद भी उस इनविजिबल चीज को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने खुद कभी ऐसी चीज को नहीं देखा था। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उस इनविजिबल चीज ने बहुत से सोल्जर्स को मार दिया था। अब जो बच गए थे वो जल्दी से ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं। इनके साथ वो सोल्जर भी था जो बाथटब के नीचे छुपा हुआ था। क्लाइन अब उससे पूछताछ करता है। इससे पहले वो सोल्जर उसे कुछ बताता, तभी इनका ट्रक जमीन के अंदर बिछे हुए बॉम्ब के ऊपर आ जाता है, जिससे जोरदार धमाका हुआ था। उनका ट्रक पलट जाता है। वो सोल्जर भी मर गया था जो बाथटब के नीचे छुपा हुआ था। अब क्लाइन और बाकी के बचे हुए सोल्जर्स वहाँ से निकल गए थे। क्लाइन जाते हुए अपना कैमरा भी साथ ले आता है, ताकि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो उस इनविजिबल चीज को दोबारा से रिकॉर्ड कर सके। कैप्टन बेस से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी से भी इनका कोई राब्ता नहीं होता। सोल्जर के हेलमेट भी पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड था वो जाया हो गया था। यहाँ पर क्लाइन अपने खास कैमरा से देखता है कि वो इनविजिबल चीजें उनके पास आ रही हैं, मगर तभी उनमें से एक रुक जाती है, क्योंकि रास्ते में मेटल का एक घेरा बना हुआ था, जिस वजह से वो इन पर हमला नहीं कर पाते। अब ये लोग जब थोड़ा सा अंदर जाकर देखते हैं तो उधर दो बच्चे बैठे थे। पूछताछ करने पर इन्हें पता चलता है कि उस घेरे को उन बच्चों के डैड ने बनाया था। इसका मतलब ये था कि उन बच्चों के जो डैड थे वो इन चीजों के बारे में जानते थे। अब खैर इनका राब्ता भी अपने जनरल से हो जाता है। वो बताते हैं कि हम कुछ ही देर में तुम्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स भेज रहे हैं, मगर जिस जगह पर तुम लोग हो तुम्हें वहाँ से थोड़ा आगे आना होगा। अब इन सभी को किसी भी तरह उन इनविजिबल से बचकर बाहर निकलना था। यहीं पर क्लाइन को बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ नजर आता है। उसे ये देखकर आइडिया आया था। वो कहता है इससे हम हथियार बनाएंगे जो उन इनविजिबल्स को मारने में हमारी मदद कर सकता है, और साथ ही वो अपने कैमरा की मदद से एक खास रोशनी बनाता है जिससे वो उन इनविजिबल्स चीजों को देख सकता था। इनके हथियार भी तैयार हो गए थे। अब ये अगली सुबह सब के सब यहाँ से भाग निकलते हैं। ये उस रोशनी की मदद से उन इनविजिबल्स को देख पा रहे थे जो हथियार क्लाइन ने बनाया था, और उसकी मदद से उन्हें मारते जा रहे थे। मगर फिर भी वो इनविजिबल्स बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन क्लाइन और बाकी के सोल्जर्स जो बच गए थे आखिरकार वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर इनकी हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स ने आना था। तभी यहाँ पर क्लाइन की लाइट भी खराब हो गई थी, जिस वजह से इन्हें अब वो चीजें नजर आना भी बंद हो जाती हैं। इससे पहले वो चीजें इन पर हमला करती, यहाँ पर टैंक्स और हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। इनके टैंक्स में वही कैमरा लाइट्स थी जिनसे इनविजिबल्स को देखा जा सकता था। कैमरा की लाइट से इन्हें बिल्डिंग के अंदर 4 इनविजिबल्स लोग नजर आते हैं, जिनकी दिखने में जिस्मात इंसानों जैसी थी। टैंक से जब उन पर हमला किया जाता है तो उन्हें उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जो बच्चे भी यहाँ पर इनके साथ आए थे उनमें से छोटे बच्चे को वो इनविजिबल चीज मार देती है। उसकी बहन भी उसे बचाने भागती है, मगर फिर भी वो बच नहीं पाया था। क्लाइन जल्दी से बचे हुए लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगा था तो वो चीजें जो अभी भी इन्हें मारने आ रही थी वो हेलीकॉप्टर की हवा से दूर हो जाती हैं। क्लाइन जाते हुए उन इनविजिबल्स पर बहुत सारा मेटल गिराता है, जिससे बहुत से इनविजिबल्स खत्म हो गए थे। हेलीकॉप्टर में जाते हुए ये देखते हैं कि हर तरफ ये इनविजिबल्स फैल चुके हैं, जिन्होंने हर तरफ तबाही फैला दी थी। ये वापस से अपने बेस पर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके बेस को भी इनविजिबल्स ने तबाह कर दिया था।
अब इन लोगों को दूसरे कैंप में ले जाया जाता है जहाँ पर इनके साथ वो बच्ची भी थी जिसके डैड ने उन इनविजिबल से इन्हें मेटल से बचा कर रखा था। ये लोग उस बच्ची से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो बच्ची बताती है मेरे डैड एक शहर में टैंक बनाने का काम किया करते थे। अब वो बच्ची उसी शहर के बारे में बात कर रही थी जहाँ से ये ना दिखने वाले लोग हर जगह पर फैले थे। उस शहर में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था। क्लाइंट को ये बात समझ आ गई थी कि आखिरकार क्या हो रहा है, कि कुछ ना कुछ तजुर्बे किए गए हैं, मगर कब और कैसे अभी उसे ये बात समझ नहीं आई थी। तभी वहाँ पर जनरल आते हैं जो कि बहुत उदास थे और ये कह रहे थे कि हमारे हजारों सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इनविजिबल्स आए पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्लाइंट कहता है मुझे समझ आ गई है कि ये चीज क्या है। वो जनरल से कहता है हमारी दुनिया में 4 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आप सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरी इजाद की थी कि अगर किसी भी चीज को -273 पर ठंडा करें तो वो अपनी असल शक्ल को खो देता है, और ये चीज वही 5वीं किस्म है। मगर अगर ये किसी लोहे या मेटल के पास आती है तो इनकी रफ्तार स्लो आहिस्ता हो जाती है, इनका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसलिए जब भी ये किसी इंसान के पास आते हैं तो वो इंसान बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जम जाने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। फ्रेंड यहाँ पर सबको उसी पावर प्लांट की तस्वीरें दिखाती है जिसके बारे में इन्हें पता चला था। वो बताती है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स तो जुड़े हुए हैं। इनके पास खास किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि टेम्परेचर को माइनस करके इन 5वीं किस्म के सोल्जर्स को बनाते हैं जो किसी को भी नजर नहीं आते, यानी कि इनविजिबल सोल्जर्स। यहाँ पर क्लाइंट कहता है हमें ऐसे हथियार बनाने होंगे जिससे हम उसे खत्म कर सकें। वो कहता है मैंने जितने भी हथियार बनाए हैं सब मुझे ला कर दो। क्लाइंट ने अपना काम शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी वो हथियार बना भी लेता है। अब वो उन हथियार को लेकर अपनी टीम के साथ पावर प्लांट तक पहुंच गया था। तब इनके सामने एक इनविजिबल सोल्जर आता है जिस पर ये अपने हथियार से हमला करते हैं और वो खत्म हो गया था। इसका मतलब इन्होंने जो भी हथियार बनाया था वो बहुत ही ताकतवर था। यहाँ पर अब इनके और भी सोल्जर्स आ गए थे जिनमें क्लाइंट और फ्रेंड भी थी। इन दोनों का काम वहाँ पर उस पावर प्लांट को खत्म करना था जो इनविजिबल सोल्जर्स की टीम को बना रहा था। ये लैब में आ जाते हैं जहाँ पर आकर देखते हैं कि उन इनविजिबल सोल्जर्स को एक शीशे के बॉक्स में रखा गया है। वो बिल्कुल तैयार हैं, मगर उन्हें साथ ही साथ कुछ तारों के साथ जोड़ा गया था जिनकी वजह से वो जिंदा थे और अगर उन्हें उससे अलग किया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। उधर बाहर सोल्जर्स भी इन्हीं इनविजिबल्स का मुकाबला कर रहे थे। वो अपने हथियारों से बहुत से इनविजिबल सोल्जर्स को मार देते हैं, मगर अब उन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ी शक्ल ले ली थी। वो सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। उधर अंदर क्लाइंट और फ्रेंड वहाँ पर लगी तारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे लैब की दीवारें भी हिलने लगी थी। क्लाइंट किसी तरह सभी तारों को अलग कर देता है जिससे वो इनविजिबल सोल्जर्स की टीम अब खत्म हो गई थी। इसके बाद क्लाइंट यहाँ के दूसरे लैब में जाता है जहाँ पर इंसान का बहुत बड़ा नर्वस सिस्टम को रखा गया था और यहाँ पर जितने भी इनविजिबल सोल्जर्स थे सबको इस सिस्टम से जोड़ा जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं अब भी इनका सिस्टम जिंदा था। ये नर्वस सिस्टम इंसानों का था और इसी की मदद से उन इनविजिबल सोल्जर्स को चलाया जाता था। इस लैब में पहले तो इंसानों को लाया जाता और फिर उनके पूरे जिस्म को स्कैन करके उनके नर्वस सिस्टम को बनाया जाता था और साथ ही उनके क्लोन्स बनाकर यानी कि उनके डुप्लीकेट फिर उनको कम टेम्परेचर पर रखा जाता था ताकि वो 5th फॉर्म यानी कि 5वीं किस्म में बदल जाएं और फिर वो एक इनविजिबल सोल्जर बन जाते थे। अब ये काम आम इंसानों को रखकर ऐसे नहीं किया जा सकता था। अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो उनकी मौत भी हो सकती थी। फिर उन क्लोन्स को इन नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ा गया। वो इनविजिबल्स में बदलकर इंसानों को मारने लगे। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट पहले से इस तरह के तजुर्बे किया करती थी, मगर उनके कुछ तजुर्बे फेल हो गए जिस वजह से कुछ इनविजिबल्स आजाद होकर पूरी दुनिया में फैल गए। मगर अब क्लाइंट जानता था कि उसे अब क्या करना है, कि वो नर्वस सिस्टम को खत्म करके ही इस दुनिया को बचा सकता है। इसीलिए वो उस सिस्टम को बंद कर देता है जिससे सभी इंसानों के नर्वस सिस्टम आजाद हो गए थे और इस तरह क्लाइंट ने उन इनविजिबल्स ना दिखने वाले सोल्जर से पूरी दुनिया को बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।